नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषि और उद्यानिक विभाग की समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध महासंघ के कामकाज की भी समीक्षा की है। आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हुए और साथ ही इस बैठक में सम्मिलित हुए, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया और साथ ही कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की गई। दरअसल कृषि को लेकर बातचीत की गई है। अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं ताकि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय ने एक बैठक को संबोधित किया, जहां पर कृषि विभाग की ये समीक्षा बैठक की गई, जहां पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल आपको बताते चले हैं कि लगातार ये समीक्षा बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कद्दावर नेताओं को जगह न मिलने पर विधायक देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। और मीडिया से बातचीत करने पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली जाते वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ के अधिकारियों की अगर बात हो तो यहाँ पर मांग हो तो बोल ही नहीं पाते हैं, ना ही मांग पाते हैं। आपको बताते चलें कि खबर भिलाई से है, जहां पर कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। कहा कि दिल्ली जाकर बोल नहीं पाते हैं और जो भी अपने समस्याएं हैं उस पर भी अपनी बात जो है वो रख नहीं पाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये समझ ही नहीं आता कि छत्तीसगढ़ के नेता और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाके चुप्पी क्यों बांध लेते हैं। क्या यहाँ के अधिकारों की बात हो तब भी वो केंद्र सरकार से ना मांग कर पाते हैं, ना बोल पाते हैं। यहाँ की जनता के अधिकारों की तो लड़ाई लड़ ही नहीं पाते और खुद के भी अधिकारों की नहीं लड़ पाते। अब बताइए, इतने वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हैं लेकिन उनकी राजनीतिक उपयोगिता शून्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उनको आकलन करने की जरूरत है और मैं तोकन साहू जी को शुभकामनाएं दूंगा कि वो मंत्री बने और उनसे उम्मीद भी करूंगा, क्योंकि 35 साल से म्यूट सांसद बिलासपुर को मिलते आया है। आप भी इस बार जीत के गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ चुप्पी खुलेगी संसद में। खुलती है नहीं खुलती है, लोगों की जो जन समस्याएं हैं उसका समाधान होता है नहीं होता, ये आने वाले समय में देखने के लिए होगा। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि जन सेवा हो और लोगों का काम हो। और चाय पीते चलो। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने खरोड़ा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वहां पर कंडियावार प्रकरणों की समीक्षा की है और मामलों के लंबित रहने का कारण पूछते हुए जल्द निराकरण के भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्धारित समय अवधि में प्रकरणों के निराकरण न होने पर नाराजगी भी जताई है। वहीं राजस्व वसूली के प्रकरण दर्ज न होने पर नाराजगी जाहिर की है। निरंतर एंट्री न होने का कारण पूछा गया और इसके साथ ही कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने पटवारी से और पुलिस के साथ समन्वय बैठक कर जल्द प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा है। आपको बताते चले कि कलेक्टर ने तहसील का निरीक्षण किया। राजस्व प्रकरण विभाग को लेकर लगातार निराकरण किया जा रहा। कलेक्टर ने तहसील का आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। राजस्व प्रकरण के निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल निराकरण न होने पर नाराजगी भी जताई है। जो भी समस्याएं आ रही है उसके निराकरण न होने को लेकर लगातार कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए ताकि जल्द से जल्द राजस्व में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, निराकरण ना होने पर नाराजगी भी जताई है और साथ ही सही से काम करने की आदेश भी दिए हैं।
दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में पत्रकार सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बचेली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विवेक चंद्राम मुख्य अतिथि और तहसीलदार जीवेश सोरी विशिष्ट अतिथि और अरसील मित्तल निपोन प्रमुख रागवेलू और साथ ही किरंदुल थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू उपस्थित रहे हैं। इस दौरान बच्चों का भी स्वागत नृत्य प्रस्तुत करके किया गया और आए हुए जो अतिथि हैं उनका भी मोमेंट देखकर स्वागत जो है वो किया गया, उनको सम्मान दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि दंतेवाड़ा से हैं, जहां पर पत्रकार सम्मेलन समारोह का आयोजन भी किया गया है। समारोह में कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। बच्चों ने भी नृत्य करके उनका स्वागत भी किया है। आपको बताते चले कि पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर समारोह में कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। बच्चों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत करके किया और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जो तस्वीरें जो देख रहे हैं वो दंतेवाड़ा से हैं, जहां पर समारोह में कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। समारोह में कई अधिकारी गण भी मौजूद रहे और बच्चों ने भी जमकर उनका स्वागत किया है। जांजगीर चांपा के नरियारा में भू विस्थापितों ने मोर्चा खोल दिया है। केएसके महानदी पावर प्लांट के खिलाफ में भू विस्थापितों लामबंद हो गए हैं और मांगों को लेकर शासन और प्रशासन को चेतावनी भी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा जिला के नरियरा में संचालित केएसके महानदी पावर प्लांट के खिलाफ एक बार फिर भू विस्थापित लामबंद हो रहे हैं और भू विस्थापित अपनी 24 सूत्रीय मांग को पूरा कराने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। इतना ही नहीं, इन भू विस्थापितों ने चेतावनी दे दी है कि अगर 19 जून तक मांग पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जैसे कि मैं बता दूं, ज्ञात है हम लोग दिसंबर में उनको ज्ञापन दिए थे, सभी को दिए थे, प्रशासन को दिए थे। उसके बाद हम लोग जनवरी में हड़ताल करने वाले थे, तो 15 दिन का टाइम मांगा गया हमसे प्रशासन की तरफ से, फिर एक हफ्ते का मांगा गया। तो हम लोग क्योंकि 11 फरवरी से 11, 12 फरवरी, 13 फरवरी को जब हम लोग हड़ताल समापन किए हैं, तो प्रशासन के बीच में, प्लांट के बीच में समझौता हुआ था कि एक हफ्ते में हमारी 23 सूत्री मांग को पूरा किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो हम फिर से हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समक्ष चुनाव थी, चुनाव में आचार संहिता लगा था, तो हम शांत बैठे थे। तब तक उनके पास समय था कि वो हमारे मांग को पूरा कर सकते थे, लेकिन वो मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं। अभी तक वो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को अब फिर से हम लोग को हड़ताल करना पड़ेगा। किसान हम आगे आएंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे। कौन से प्लांट के लिए? केएसके पावर प्लांट नरियरा। कितने मजदूरों का जमीन गया है, कितने का? अभी हमारे साथ 600 मजदूर हैं, किसान हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, और मजदूर किसान हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, उनके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आदिवासी किसान हैं जिनके भूमि लिए हैं, अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ना क्या बोलते हैं, उनका आज तक ना सुनवाई हुआ है। जमीन लिया गया है, जमीन के बाद में ना नौकरी दिया गया है, ना भत्ता दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। दर दर किसान भटक रहे हैं। तो उनके हक अधिकार के लिए हम आगे आकर लड़ाई लड़ेंगे और आगे धरना प्रदर्शन 20 तारीख को करेंगे, हम 20 दिन को। विगत हम लोग 6 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, बाकी हमको आज तक किसी प्रकार कोई सफलता नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग जनवरी में 15 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों को प्लांट से पूरा करवा देंगे, आपको हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग हड़ताल को स्थगन किए। उसके बाद हमने फरवरी में हड़ताल किया। फरवरी में हड़ताल में आप सब मीडिया के सहयोगी भी आए थे, हमारा टेलीकास्ट किए, और सबके बीच में यह आश्वासन दिया गया प्लांट और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कि आप लोगों की मांगों को हम एक हफ्ता में पूरा कर देंगे। बाकी वो एक हफ्ता तो छोड़िए, आज तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ और आज 3 महीने बीत गया। चूँकि आचार संहिता था, इसलिए हम लोग हड़ताल नहीं किए। इसलिए हम अपने अधिकार के लिए हम पुनः 20 तारीख से हड़ताल आंदोलन जारी रहेंगे। इसलिए हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने और ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
बता दें कि भू विस्थापितों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन की तरफ से किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जमीन के बदले नौकरी भी नहीं दी गई। साथ ही गोद ग्रामों में किसी भी तरह का विकास न करने का आरोप भी भू विस्थापितों ने लगाया है। इन भू विस्थापितों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है कि इनकी समस्या का समाधान कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 साल पूरे कर चुके 8 और श्रमिकों के पेंशन को जारी कर दिया गया है। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने निर्देश पर पेंशन जारी कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए भी छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना की शुरुआत 29 मार्च को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि जो है वो सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। आपको बताते चले कि श्रम मंत्री को निर्देश भी दिए गए, श्रमिकों को पेंशन जो है वो जारी की गई है। दरअसल खबर रायपुर से है, जहां पर 8 श्रमिकों को पेंशन जारी की गई है और श्रम मंत्री ने ये कड़े जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं, जिसको लेकर लगातार पेंशन जो है वो जारी की गई है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह अचानक से माना कैंप स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं सहित इलाज आदि का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनकी तबीयत पूछी है और चल रहे इलाज के बारे में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर ने मरीजों से डॉक्टरों के राउंड और नर्सों द्वारा दवा देने के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था का भी पूरा फीडबैक लिया है। और इसके साथ ही डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में भर्ती बुजुर्गों का भी हालचाल जाना है। वहीं कलेक्टर ने आपको बताते चले कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने और निर्धारित समय पर भर्ती मरीजों की जांच करने के भी साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि माना सिविल अस्पताल पहुंचे हैं कलेक्टर, भर्ती मरीजों से उनका फीडबैक भी लिया और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर भर्ती मरीज जो हैं उनका हालचाल भी कलेक्टर ने जाना है और अस्पताल पहुंचकर वहां की सुविधाओं का भी जायजा लेते नजर आए। दरअसल माना सिविल अस्पताल पहुंचे थे कलेक्टर, जहां पर पूरे स्टाफ का हालचाल जाना और साथ ही भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना, उनसे जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी करने के निर्देश भी डॉक्टरों को दिए हैं और साथ ही वहां पर भर्ती मरीजों का भी हालचाल कलेक्टर ने जाना है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से भी कहा कि बाबा गुरु घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित ना हो, शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े। वहीं सतनामी समाज प्रमुखों ने भी कहा कि समाज के सभी लोग घटना से आहत हैं और साथ ही उन्होंने जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है वे भी असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय का बयान जो है वो सामने आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उन्होंने सतनामी समाज प्रमुखों से भी चर्चा की है।
दरअसल बलौदा बाजार घटना पर काफी ज्यादा आहत हैं, जिसको लेकर लगातार उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए और उन्होंने इस पर निंदा भी की है। आपको बताते चलें कि लगातार सतनामी समाज जो है, सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा और ताकतवर फैक्टर है। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 से 17 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहता है। राज्य की सभी 10 आरक्षित सीटों पर सतनामी समाज का प्रभाव भी है। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की है और बैठक में जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी चुनौती बन सकने वाली संभावित मुद्दों की पहचान कर तत्परता से उनका निदान करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि पुलिस ने जिले में अमन चैन बनाए रखने के लिए अधिकारियों को भी कई तरह के टिप्स दिए हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने जिले में चैन लोग जो हैं वो आराम से रह सके, इसको लेकर अपने कर्तव्यों के दौरान जनता से जीवांत संपर्क बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए, उनका निराकरण कर उनका दिल जीते। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने भी कहा कि समस्याएं एकाएक बड़े आकार नहीं लेती हैं, यथासंभव इस पर तत्काल संज्ञान में लेकर इसका पटाक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा समय बिताने या फिर अलग दिशा पकड़ लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण किया जाए, देखा जाए कि भविष्य में इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, इसके अनुरूप सही दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ में काम करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सचिवालय में बैठक की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। उनके मानदेय को बढ़ाने और उन्हें नियमित करने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। दुर्ग के ठगड़ा बांध में लगातार अवैध मोरंग उत्खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं कि इस अवैध खनन पर लगाम लगाने में बौने साबित हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय दुर्ग में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन और परिवहन चल रहा है। खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग और नगर पालिका निगम दुर्ग के जिम्मेदार अधिकारी भी इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में बौने दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदार विभाग के नाक के नीचे पिछले 10 दिनों से लगातार शहर के बीचों बीच ठंगड़ा बांध में बगैर अनुमति और बगैर रॉयल्टी पर्ची के मुरुम उत्खनन और साथ ही परिवहन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी समझ से परे नजर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एक बिल्डर द्वारा बगैर अनुमति के मोरंग उत्खनन कर बगैर रॉयल्टी पर्ची के ही परिवहन कर महाराजा चौक और पुलगांव चौक के बीच बन रहे एक निजी कॉलोनी में खपाने का काम भी चल रहा है। फिलहाल इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुरम लेके जा रहे हैं यहाँ से, रॉयल्टी वगैरह पेपर कुछ दे रहे हैं आपको? नहीं, यहाँ तो कहाँ ले जा रहे हो उसको? ये अपना रोड बन रहा है, रोड बन रहा है भारतमाला? हाँ। कहाँ पे? कब से लगी हुई है गाड़ी? तो 15 एक बार भी रॉयल्टी नहीं मिला आपको? गार्ड लिखते नहीं दिए क्या पर्ची काटने के? बिना रॉयल्टी के पूरा मुरम जा रहा है। कितनी गाड़ी आज चले गए मुरम? वो देखना पड़ेगा। कितने दिन से चल रहा है काम? एक हफ्ता करीब। वो तो बताया 15 दिन हो गया। एक हफ्ता से ज्यादा नहीं सर। आज 1 हफ्ता और 15 दिन में फर्क है ना भाई? हफ्ता भर हुआ है ना सर। हम लोग तो ड्यूटी डेली करते ना सर। तो रॉयल्टी कभी नहीं कट रहा है?
रॉयल्टी वायल्टी का अपना कुछ जानकारी नहीं सर। भारत मलम जा इतना मालूम है अपन पान का सिक्योरिटी का अपना। अच्छा, रॉयल्टी नहीं कट रहा है ना? तो आप भारत माला क्यों कि यहाँ के आप वो यहाँ के स्टाफ हो? झगड़ा बांध में मुरम का उत्खनन लगभग 2 तारीख से चल रहा है। झगड़ा बांध में मुरम परिवहन के लिए एप्लीकेशन लगी है और इसमें हमारे पास हम उसको फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन को मुरम के लिए। फिलहाल लगभग हजारों ट्रिप वहाँ से मुरम निकाला जा चुका है। अभी तक किसी प्रकार की वहाँ रॉयल्टी नहीं कटी गई है। रजिस्टर में एंट्री किया जा रहा है, ना किसी प्रकार का परमिशन है। आपके माध्यम से मुझे खबर मिली है, हम जल्दी ऐसा कुछ रहेगा बिना ट्रांजिट पास के यदि परिवहन करते पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मामले में खनिज विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। शक्ति जिले में प्रदूषण फैलाने वाले राखड़ माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए शक्ति कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि कलेक्टर के निर्देश पर पिछले 1 महीने से दर्जन भर से भी ज्यादा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है और अब इन प्रकरणों के आधार पर प्लाट प्रबंधन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही। शक्ति कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने भी बताया कि जिले में अवैध रूप से राखड़ डंप की शिकायत पर लगातार कार्रवाई की गई है। अब सभी प्रकरणों को पर्यावरण विभाग भेजा जा रहा ताकि प्लॉट प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जा सके। राखड़ वाले में हम लोगों ने टीम गठित किया था, बेसिकली रेवेन्यू स्टाफ्स को। उन लोगों ने बेसिकली मौका जांच किया जहां बहुत सारे केसेस जो थे उनको गलत पाए गए, मतलब वो लोग गलत तरह से डंपिंग कर रहे थे। तो उसमें जो है हम लोगों ने केसेस बनाए और वो केसेस जो है हम लोगों ने रीजनल ऑफिस जो होता है आवास पर्यावरण को उनको फॉरवर्ड कर दिया। बेसिकली इसमें प्रक्रिया ये रहती है कि जो भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन केसेस आइडेंटिफाई करता है वो सारे केसेस रीजनल ऑफिस आवास पर्यावरण को जाता है। ये बेसिकली फ्लाई ऐश के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर्स है वो बेसिकली आवास पर्यावरण बोर्ड को डेलीगेट करके रखा हुआ है। वो बेसिकली लेवी करती है फाइन ऑन द पावर प्लांट। तो हमने प्रकरण तो भेज दिया है, अब जो भी कार्रवाई होनी है वो बेसिकली आवास पर्यावरण की तरफ से होगी पावर प्लांट के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।